हेलो स्टूडेंट्स, प्रगति इंस्टीट्यूट सरकंडा बिलासपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं भूपेश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पहले वीडियो में हमने सिज़िफ फॉरेस्ट एग्जामिनेशन 2016 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, जो कि आपके इंग्लिश सेक्शन से है। आपको पता ही होगा कि मैं इंग्लिश की क्लासेस लेके आ रहा हूं आपके सामने, और रेगुलरली हमारी जो 1 या 2 वीडियोज़ है आपको डेली अपडेट मिलती रहेंगी। तो आज मैं जो 2017 का क्वेश्चन पेपर है उसको आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अरेंज द फॉलोइंग एंट्रीज ऑन एन ऑफिशियल लेटर इन प्रॉपर सीक्वेंस। ठीक है, आपको एक लेटर को प्रॉपर सीक्वेंस पे अरेंज करने के लिए बोल रहे हैं। हमने सिलेबस पे देखा था कि कुछ हमारे सिलेबस में ग्रामेटिकल पोर्शन वाली चीज़ें थी, कुछ वोकेबुलरी वाली चीज़ें थी, और ये जो है ये थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंसन या फिर कहना चाहिए थ्योरेटिकल बेस्ड है। ठीक है, तो इससे थ्योरी क्वेश्चन हमेशा बनते हैं कि आपको प्रेसिस राइटिंग करना है, आपको लेटर राइटिंग करना है, आपको एक सब्जेक्ट दे दिया जाता है, आपको एक थीम दे दिया जाता है, उसके बेस्ड पे आपको लेटर राइटिंग करना होता है। कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे इस वाले चैप्टर से थोड़ा सा MCQ क्वेश्चन फॉर्म करना क्वाइट डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी फॉर्म किया जा सकता है। तो उसी बिहाफ में देखिए आपके सामने क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था कि लेटर का सीक्वेंस क्या होता है, ऑफिशियल लेटर का सीक्वेंस क्या होता है। हो सकता है इस बार अनऑफिशियल लेटर का सीक्वेंस पूछ दे या उस लेटर हेड के बारे में कुछ पूछ दे, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, डिटेल से अपन चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते चलते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर लिया गया था 2017 में। इसका जो सीक्वेंस है उसको अपन जमा लेते हैं। ठीक है, इस पे होता क्या क्या है, तो देखिए सबसे पहले किसी भी लेटर में क्या होता है, हेडिंग। ठीक है, ये सॉरी, पहले किसी भी लेटर में होता है हेडिंग, ये फर्स्ट नंबर पे आता है। ठीक है, हेडिंग यहाँ पे देना होता है। तो हेडिंग में कुछ भी हो सकता है कि आप किस पर्पस से, किस चीज़ को लेकर के आप लेटर राइटिंग कर रहे हैं, तो आपको हेडिंग में रखना पड़ता है। हेडिंग के बाद दूसरा नंबर आता है हमारा डेट। ठीक है, यहाँ पे हम डालते हैं डेट, ये दूसरा नंबर होता है डेट का। पहले हेडिंग देना होता है कि किस पर्पस से लेटर लिखें, दूसरा हमारा होता है डेट। ठीक है, यहाँ पे डेट डालना होता है। तीसरा यहाँ पे हमारा होता है इनसाइड एड्रेस। ठीक है, ये इनसाइड एड्रेस डालते हैं। ठीक है, ये नंबर 3 पे आता है। 1 ये हो गया आपका, 2 ये हो गया आपका, 3। ठीक है, ये 3 सीक्वेंस हो गए। उसके बाद जो चौथा है, ठीक है, चौथा हमारा होता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब समझ रहे होंगे कि, माफ कीजिएगा, सैल्यूटेशन मतलब समझ रहे हो कि जो डियर सर या रिस्पेक्टेड सर या इस तरह की जो चीज़ें होती है हमारे लेटर हेड पे। ठीक है, तो उसको सैल्यूटेशन बोलते हैं, मतलब अभिवादन। हिंदी में बोले तो हम जिनको लेटर लिख रहे हैं उनको क्या अभिवादन करना चाहते हैं, नमस्ते, प्रणाम, जो भी करना चाहते हैं वो सैल्यूटेशन में आता है। ठीक है, सैल्यूटेशन के बाद हमारा नेक्स्ट आता है मेन पार्ट जो हमारा होता है मैसेज। ठीक है, वो आता है मैसेज। तो ये सीक्वेंस फॉलो करते चलते हैं। तो इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम पाते हैं कि हमारा आंसर होगा ए। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। मैं आपको थोड़ा सा ये जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको एक एक को थोड़ा सा डील कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए सैल्यूटेशन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, रेफरेंस इनिशियल, एक रेफरेंस इनिशियल होता है। रेफरेंस इनिशियल में हमको सेंडर का जो नेम होता है उसको लास्ट में लिखना होता है। जो सेंडर नेम होता है, जिसने भी ये लेटर को बनाया है उसका जो सेंडर नेम, ठीक है, जैसे हम लिखते हैं ना योर्स, इन तरह की चीज़ों को योर्स लिखने के बाद जो हम अपना नाम लिखते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है आपका रेफरेंस इनिशियल। ठीक है, लास्ट में आएगा ये सेंडर रेफरेंस इनिशियल जो होता है। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज जो होता है इसको भी अपन जो लास्ट में लिखते हैं, योर सिंसियरली, या मतलब अलग अलग टाइप के लेटर पे अलग अलग होता है। कभी सिंसियरली लिख देते हैं, कभी और कुछ लिखते हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज होता है। और सबसे लास्ट में होता है आपका इनक्लोजर। इनक्लोजर मतलब जिसको अपन हिंदी में कहते हैं संलग्न। अगर आप उस ऑफिशियल लेटर के साथ कुछ अटैच कर रहे हैं, कुछ और लेटर अटैच कर रहे हैं या कुछ और बताना चाहते हैं उसके साथ कुछ जोड़ करके, तो फिर वो इनक्लोजर के अंतर्गत में आता है। तो हमारा ऑप्शन होगा ए। ठीक है, 1 5 2 6 3 4, ठीक है, 3 7 4 8। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन होगा। सेकंड नंबर देखते हैं, दूसरा, व्हाट डज पुट ऑफ मीन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, ये आपका वोकैब सेक्शन का एक क्वेश्चन है, वोकेबुलरी जिसकी मैं बात कर था, है ना। तो पुट ऑफ, यहाँ पे पुट ऑफ का सेंस पूछ रहा है, व्हाट द पुट ऑफ मीन। ठीक है, ये इसका आपको मीनिंग बताना है। अब इसको अगर आप अलग अलग करना चाहेंगे,
ठीक है। तो ये बेसिकली इसको बोलते हैं प्रोवर्ब। यहाँ पे पुट का अलग सेंस होता है, अगर इंडिविजुअल देखें तो ऑफ का अलग सेंस होता है, बट दोनों अगर एक साथ आए तो एक साथ आने के बाद इनका सेंस क्या है, बिल्कुल अलग हो जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है। अपन उसको उस तरह से नहीं लेते। जनरली पुट ऑफ का सेंस किससे होता है, किसी चीज़ को बंद करने से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। तो देखिए, आई हैड इन्वाइटेड सम गेस्ट टू डिनर बट आई हैड टू पुट देम ऑफ बिकॉज अ पावर कट प्रिवेंटेड मी फ्रॉम कुकिंग एनीथिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ बात हो रही है, ऐसे गेस्ट किसी को बुलाया गया था बट पावर कट की वजह से या इलेक्ट्रिसिटी जाने की वजह से उसको क्या करना पड़ा, पोस्टपोन करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा सी, ठीक है। स्विच ऑफ द लाइट, बिल्कुल सेंस नहीं आ रहा है। स्टॉप कुकिंग, ऐसा हो नहीं रहा है, ठीक है। तो टेल टू पोस्टपोन द विजिट, ठीक है, उनको पोस्टपोन किया गया विजिट को कि आप ना आए। ये इस तरह का यहाँ पे सेंस आ रहा है इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद, ठीक है। मैं आपको अब यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं आपको बस एक ब्रीफ एनालिसिस कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें इससे रिलेटेड टॉपिक, इनसे रिलेटेड और क्वेश्चंस जब हम चैप्टर में आएंगे, जब हमारी रेगुलर क्लासेस होगी डेली बेसिस पे, तो वहाँ पे मैं एक एक चीज़ को प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करते चला जाऊँगा, ठीक है। आगे बढ़ें। देखिए, ट्रांसलेशन की बात कर रहा था। ट्रांसलेशन का एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है। ट्रांसलेशन का क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा था, ट्रांसलेशन का क्वेश्चन इस साल भी आया है, मतलब 2017 में भी आया है। देखिए, ट्रांसलेशन करने के लिए क्या होना है, सबसे पहले तो आपको टेंस का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। टेंस के नॉलेज होने के साथ साथ थोड़ी सी आपकी बेसिक अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसके ऊपर कमांड होनी चाहिए, वो काफ़ी सपोर्टेबल रहता है। अगर आपके पास इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश की अच्छी खासी वर्ड पावर है यदि आपके पास, तो फिर आप थोड़ी सी उसमें आसानी से आप इस चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। द चाइल्ड वॉज वीपिंग एज हिज टॉय कार हैज़ ब्रोकन डाउन, ठीक है। देखिए, यहाँ पे मेन जो वर्ड है हमारा द ब्रोकन डाउन। बाकी चीज़ें तो हमको समझ में आ रही है, बाकी चीज़ें का कोई एक दूसरे का रिलेशन नहीं है ना, सब इंडिविजुअल वर्ड हैं। लेकिन ये जो ब्रोकन डाउन है, आपने सुना होगा किसी भी मशीनरी चीज़ों के लिए, चाहे वो मशीन हो, कार हो, ट्रक हो, कुछ भी हो, इनके लिए ये जब ख़राब हो जाती है उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ किया जाने वाला वर्ड है ब्रेक डाउन, ठीक है। तो बस वही ब्रेक डाउन को थर्ड फॉर्म में यूज़ किया गया है। ब्रेक डाउन, ब्रेक का ब्रोकन कर दिया गया है और ब्रेक डाउन जो है वो ब्रोकन डाउन हो गया है। तो ब्रोकन डाउन मतलब किसी भी चीज़ का खराब होना, ठीक है। तो आपका आंसर होगा डी। बच्चा रो रहा था क्योंकि उसकी खिलौना कार खराब हो गई थी। क्लियर है, ब्रोकन डाउन। नेक्स्ट, choose the correct sequence of words to fill in the blanks. The police failed to just anything information about the manufacturers of drugs, ठीक है। अब ये आपका क्वेश्चन है होमोफोन्स का, ठीक है। होमोफोन्स एक तरह का साउंड करते हैं, स्पेलिंग डिफर होता है, साउंड एक जैसा आता है लेकिन स्पेलिंग दोनों की डिफरेंस होती है। देखिए, एलिसिट और इलिसिट लगभग एक जैसा प्रोनाउंसिएशन होता है, तो कंफ्यूजिंग पेयर होता है, कंफ्यूज करने वाला। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको अमूमन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर होमोफोन से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो आपको इस तरह का ही क्वेश्चन देगा, ठीक है। दो खालिस्तान बनाए जाते हैं, दो फिल इन द ब्लैंक्स बनाए जाते हैं, उसमें आपको एक एक को फिल करना होगा। तो देखिए, इसका मीनिंग होता क्या है। जो ये इलिसिट है, ठीक है, ये इलिसिट है। इलिसिट का मीनिंग होता है, एक कहना चाहिए इलीगल या क्रिमिनल सेंस पे लेते हैं, जो गैरकानूनी चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक गैरकानूनी चीज़ें होती है उसके सेंस पे लेते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला फर्स्ट में। देखिए, हमारे पास पेयर सब में है ना, किसी में स्पेलिंग मिस्टेक है, पेयर सब में है, लेकिन हमको इसका नॉलेज रखना पड़ेगा कि हाँ, इसका स्पेलिंग ये होता है, इसका स्पेलिंग ये होता है, राइट। तो सीधा बता दूं, आंसर आपका यही है। तो पहले वाले फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा एलिसिट, ठीक है। दूसरे वाले खालिस्तान में आएगा इलिसिट। इलिसिट जो होता है, इसका सेंस होता है टू गेट समथिंग, ठीक है। किसी चीज़ को पाना या किसी चीज़ को हासिल करना या कुछ जानना, इस सेंस में यूज़ किया जाता है। देखिए, एक कोई पर्टिकुलर आपको यहाँ पे मीनिंग मिलने वाला नहीं है, लेकिन आपको एक सेंस डेवलप करना पड़ेगा। तो वो सेंस इस तरह का आता है, टू गेट समथिंग, ठीक है। और ये इलिसिट यानी होता है क्रिमिनल एक्टिविटी, इलीगल चीज़ें। तो यहाँ पे द पुलिस फाइल टू इलिसिट, मतलब पुलिस कोई भी इंफॉर्मेशन जुटाने में या कोई इंफॉर्मेशन पाने में नाकामयाब रही, फेल्ड हो गई। टू द इंफॉर्मेशन अबाउट द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलिसिट ड्रग्स, मतलब गैर कानूनी या इलीगल जो ड्रग्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी इंफॉर्मेशन जुटाने में फेल होगी, इस तरीके का सेंस आ रहा है। तो आपका आंसर होगा बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ ईटीसी।
अब ये थोड़ा सा लीक से हट के क्वेश्चन है, इसको अपन एब्रीवेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि एब्रीवेशन तो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमको कहीं पे भी ऐसा नहीं दिया गया है कि आपको एब्रीवेशन पूछा जाएगा। तो थोड़ा सा ये कहना चाहिए बाउंसर क्वेश्चन है ना, बनेगा तो बनेगा। ETC का फुल हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा एटसेट्रा। पढ़ते हैं इसको, एटसेट्रा है, ET अलग होगा, CETERA अलग होता है, एटसेट्रा ऐसा पढ़ते हैं, ठीक है। और जबकि उसको जब उस कंसाइज करते हैं या जब उसको एब्रिविएशन फॉर्म में लिखते हैं, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, तो अपन उसको ETC लिख देते हैं, ठीक है। जबकि उसका सेंस होता है ET अलग होता है, एटसेट्रा अलग होता है, तो एटसेट्रा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा ETC का फुल फॉर्म। नेक्स्ट, ये एक लैटिन वर्ड है, बेसिकली आप जानते ही होंगे लैटिन वर्ड का जो फॉर्मेशन है वो कुछ अलग ही होता है ना। और आपको पता ही होगा कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश में इंग्लिश के मतलब कहना चाहिए अंग्रेज़ी के जो वर्ड हैं वो लैटिन वर्ड हैं, वो स्पेनिश वर्ड हैं, वो और ग्रीक वर्ड हैं। इन सारे बहुत सारे वर्ड्स का, बहुत सारे जो लैंग्वेजेस हैं उनका एक मिक्सिंग फॉर्म है, कहना चाहिए। सभी लैंग्वेजेस, सभी भाषाओं का एक समावेश यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। इंग्लिश एक ऐसा शब्द है जिसमें सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं, करेक्ट द स्पेलिंग मिस्टेक इन फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। करेक्ट द स्पेलिंग मिस्टेक इन फॉलोइंग सेंटेंस। स्पेलिंग मिस्टेक का क्वेश्चन पूछा गया, आई डू नॉट बिलीव इन हिपोक्रेसी। ये हिपोक्रेसी तो कुछ होता नहीं है, जो भी होता है हाइपो होता है, पहली बात तो, ठीक है। तो ये तो गलत है ही। अब देखते हैं यहाँ पे सही इसका क्या होगा। हिपोक्रेसी का एक्चुअल मीनिंग होता है जो ढोंगी या जो पाखंड जो होता है उससे, उसके सेंस पे लिया जाता है, ठीक है, हाइपोक्रेसी। तो इसका आपका होगा हाइपोक्रेसी होता है, न कि हाइपोक्रेसी। कभी कभी ई का भी प्रोनाउंसिएशन देखिए। स्पेलिंग मिस्टेक में सबसे बड़ी बात होती है जो हमको कभी भी कॉन्सोनेंट से रिलेटेड कभी कोई इशू नहीं आता। जो भी प्रॉब्लम्स हमको आती है वो बेसिकली आती है वॉवेल से। वॉवेल का ही इतना साउंड जो होता है ना, इंग्लिश में हमारे पास लेटर्स कितने हैं 26, ठीक है, और उसमें भी वॉवेल कितने 5। तो 26 लेटर में जो 26 लेटर्स हैं तो 26 साउंड होना चाहिए, लेकिन हमारे पास साउंड कितने 44। तो इसकी वजह से हमको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है, और प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होने की वजह से हम स्पेलिंग सही से नहीं कर पाते। और उसके बाद हम इंग्लिश हमारी मदर टंग तो है नहीं कि हम बार बार यूज़ करें, तो थोड़ी सी परेशानी होती है यहाँ पे जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनको। खैर इसका भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन क्या है, एक तरीकों का अगर आप रूल्स रेगुलेशन में जाएंगे तो इतने सारे एक्सेप्शन है कि आप हमेशा परेशान हो जाएंगे। सो बेहतर होता है कि आप लगातार कोई पैसेज पढ़ते रहें, कोई आर्टिकल पढ़ते रहें, तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाती है। तो उसके बिहाफ में आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आंसर आपका होगा यहाँ पे हाइपोक्रेसी, ठीक है, CRISY। और बाकी में तो IEI का ही डिफरेंस है, और यही सारा कुछ डिफरेंस आपको पूरे स्पेलिंग। मैं आपको इसका भी कुछ एक्सरसाइज कराऊंगा, स्पेलिंग मिस्टेक जो इनिशियल लेवल पे अपन कर सकते हैं, कोई बहुत डीप लेवल पे नहीं जाएंगे। इनिशियली जो अपन कर सकते हैं वो इसके ऊपर भी काम करेंगे, इसके भी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सप्लाई द, माफ़ कीजिएगा, सप्लाई द प्रॉपर वर्ब फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पे जिसकी मैं बात कर रहा था, वर्ब, टेंस एंड ट्रांसलेशन, ये तीनों चीज़ें टेंस से रिलेटेड होती है। वर्ब फॉर्म कहीं ना कहीं टेंस से भी रिलेटेड है। अब यहाँ पे आपको एक सिंपल सा एक सेंटेंस दिया हुआ है ना, और दो वहाँ पे आपको ब्रैकेट में वर्ब दे दिया गया है, पिकअप एंड रन, ठीक है। आई डस माई ब्रीफकेस एंड आउट ऑफ द होटल स्टे, ठीक है। सीधी सी बात है, हमको ये दिख गया यस्टरडे, है ना। एग्ज़ाम हॉल में जो भी चीज़ें सपोर्टिंग रहती हैं उसको तुरंत एट अ टाइम हमको ग्रैब करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ स्टडी दिख गया, दैट मीन्स जो भी क्वेश्चन है वो पास्ट में रहेगा। ऑलराइट, सेंस समझ में आ रहा है, क्वेश्चन को सेंटेंस को पढ़ने के बाद क्वेश्चन से समझ में आ रहा है, पिकअप एंड रन, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, बचा कौन, C और D, ठीक है। तो C और D में अपन डिस्कस करते हैं, C और D में देखते हैं कौन सा होगा। तो देखिए, हैव तो होगा नहीं, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। यस्टरडे दिख रहा है, मतलब क्या होगा, देखिए मैं आपको आपके भी हाथ में बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे तो समझ में आती है या किसी को भी समझ में आ सकती है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आए तो कौन से ऐसे कैची वर्ड को आपको ढूंढ के निकालना है MCQ में, है ना। एक कैची वर्ड, एक ट्रिक जिसको बोलते हैं, एक तरीका ईजाद करना होता है, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यस्टरडे का मतलब सीधा सीधा है कि वो पास्ट का होगा। अब देखिए यहाँ पे पिक्ड अप सेकंड फॉर्म में है, ठीक है, रैन सेकंड फॉर्म में है, बस C हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। गिव द एंटोनिम ऑफ प्रोडिजियस, ठीक है। प्रोडिजियस का एंटोनिम क्या होगा, बस
कुछ नहीं, रिच समझ में आता है आपको। रिच मतलब क्या होता है जानते हैं, ये सब कोई अमीर होता है। अनयूजुअल असामान्य जो होता है, एबनॉर्मल इसका मतलब भी असामान्य होता है, ठीक है। तो प्रोडिजियस मतलब भी असाधारण होता है, ठीक है, इसका मीनिंग असाधारण होता है। तो क्या होगा, एक्सेप्शनल, ठीक है। प्रोडिजियस, तो इसका आंसर हो जाएगा अनएक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल ना होकर के अनएक्सेप्शनल, ठीक है, क्योंकि पूछा क्या है, एंटोनिम। अगर इसका सिनोनिम पूछता तो एक्सेप्शनल होता, ठीक है। ये सब सिनोनिम है, ये भी सिनोनिम, ये भी सिनोनिम, ये भी सिनोनिम, ये भी सिनोनिम होता कब, अगर इसमें अन नहीं होता तो। चूंकि इसमें अन लगा हुआ है इसलिए एक्सेप्शनल का उल्टा होगा अनएक्सेप्शनल, मतलब ये इसका एंटोनिम है। क्लियर है, आगे बढ़ें। माफ कीजिएगा, मैं नेक्स्ट पेज को पहले सॉल्व कर दे तो कोई नहीं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिटरमाइन द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ वर्ड टिल इन द सेंटेंस। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहे थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से अगर कोई क्वेश्चन आया तो फिर वो आपको आइडेंटिफिकेशन के बारे में ही बात करेगा कि सेंटेंस में एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें से किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को, है ना, आपको हाईलाइट करेगा। हाईलाइट करने के बाद उस पर्टिकुलर वर्ड को वहाँ पे रोल पूछेगा कि वहाँ पे उसका रोल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे टिल का रोल क्या है, तो सीधा सीधा बात है, आपको दिख रहा है, ये एक सेंटेंस हो गया, आई विल स्टे हियर, ठीक है, इट बिगिंस टू गेट कोल्ड, ये भी एक सेंटेंस है। तो दो सेंटेंस को जोड़ने वाले को हम इंग्लिश में कहते हैं कंजक्शन, ठीक है। तो ये होगा कंजक्शन। टिल कभी कभी प्रपोजिशन का भी काम करता है, बट वही मैं बताया, मल्टीपल यूजेस है हमारे यहाँ। इंग्लिश के सारे वर्ड मल्टीपल यूजेस होते हैं, आपको देखना है कि वो किस जगह पे अपियर हुआ है ना, वो वहाँ पे उसका रोल क्या है, प्रपोजिशन का काम कर रहा है कि कंजक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि दो सेंटेंस को जोड़ रहा है तो जोड़ने का काम कौन करता है, कंजक्शन। दो सेंटेंस को, दो क्लॉज को, दो फ्रेज को, फ्रेज क्लॉज को, ठीक है, इस तरह की चीज़ों को जोड़ने का काम करता है कौन, कंजक्शन, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट, चेंज द वॉइस, ठीक है, चेंज द वॉइस इनटू फॉलोइंग, चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस। क्लियरली दे दिया है एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए। सीधी सी बात है, जब एक्टिव वॉइस में चेंज करना है तो जो गिवन सेंटेंस है वो किस में होगा, पैसिव में होगा। तो पैसिव को एक्टिव में बदलना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको करना होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। टेंस को पहचानना पड़ता है। टेंस जैसे पहचान में आ रहा है, क्या लगा है यहाँ पे, इज लगा हुआ है। इज मतलब प्रेजेंट टेंस, प्रोवाइडेड विथ हर, तो लगता ही है पैसिव में, ये तो नोन है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, प्रेजेंट का है और वो भी कौन सा, सिंपल का, है ना। अब मैं इतने क्लियरली क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है, जब आपको भी इस चीज़ को मैं क्लियर करा दूंगा। देखो, आपको यहाँ पे बेसिकली जो चीज़ें ध्यान देनी है ना, जो ध्यान देनी है वो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो वर्ब है, जो हमको जिस सेंटेंस में जो वर्ब यूज हुआ है उसके साथ कोई सर्टन प्रेपोजिशन तो नहीं आता, उसको बेसिकली हमको नोटिस करना है। क्योंकि आपको अब कंपटीशन लेवल के, मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल वाले एग्जामिनेशन में है, तो आपको कोई इजी लेवल का क्वेश्चन नहीं देने वाला, थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं तो कुछ ट्विस्ट होगा ही होगा, तो उस ट्विस्ट को अपने को ग्रैब करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, ये जो वर्ड यहाँ पे है, वर्ब जिसका प्रोवाइड, ठीक है, तो ये प्रोवाइड का जो यूज़ है वहाँ पे, ये हमेशा एक सर्टन प्रीपोजिशन को लेकर के आता है। समझ में आ रही बात, हमेशा एक सर्टन प्रीपोजिशन को लेकर के आएगा, और बिना प्रीपोजिशन का ये यहाँ पे उसी प्रीपोजिशन के साथ रहेगा। हम इसके साथ कोई बाय वगैरह ये सब कुछ नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर लगाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हमारा आंसर होगा सी, ठीक है। क्या होगा, सी। अब हमने स्विच कर दिया ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे स्विच किया। स्विच करने के बाद देखिए हम यहाँ पे कोई, हालांकि बाय लगाने का तो कोई सेंस है नहीं, है ना। क्यों लगाने का सेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा सेंस कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक्टिव बदलना था इसलिए ऐसा कुछ वहाँ पे सेंस दिख नहीं रहा था। थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू आ रही है, एक सेकंड, ठीक है, ओके। हाँ, 69 नंबर, इफ़ आई हैड अ मैप आई वुड लैंड इट टू यू। देखिए, एक कंडीशनल सेंटेंस की बात हो रही है ना। एक कंडीशनल सेंटेंस फॉर्म किया गया है, उस कंडीशनल सेंटेंस को आपको टेंस के रिगार्डिंग पूछ लिया है कि आपको इसमें टेंस बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है द इफ क्लॉज इज सेंटेंस इंडिकेट्स मीनिंग इन दिस टेंस। एक सिंपल सा सेंटेंस आपको दिया हुआ है, ठीक है। इस सेंटेंस में आपको पूछा है कि यहाँ पे इफ क्लॉज जो है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है। इफ क्लॉज करने का मतलब इफ के बाद आने वाला जो क्लॉज है, जो उपवाक्य है,
ठीक है, उसकी बात कर रहा है। उसमें कौन सा टेंस इंडिकेट, वो कौन से टेंस को इंडिकेट कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये पास्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, इसमें कोई सोचने का नहीं है, राइट। आगे बढ़ें। लेकिन यहाँ पे आपके आंसर में है ना, आंसर में इसको लिया गया है प्रेजेंट, ठीक है, इसको प्रेजेंट लिया गया है। तो आप देख लीजिए, वैसे भी CGPSC डिस्प्यूट तो कहते हैं चोली दामन का साथ है, तो आप क्या लेना है आप समझ सकते हैं। या तो आप प्रेजेंट के साथ जा सकते हैं या पास्ट के साथ जा सकते हैं। ग्रामेटिकली यदि अगर देखा जाए तो इसमें ये पास्ट टेंस ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको आयोग के द्वारा प्रेजेंट लिया गया है, तो बेटर होगा कि आप प्रेजेंट के साथ ही जाएं, ठीक है। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो ये पास्ट होगा, तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट को हाईलाइट करके मॉडल आंसर में यही लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट, डिटरमाइन मीनिंग ऑफ द आइडम्स लॉक, स्टॉक एंड बैरल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ पे आपको आइडम्स पूछा गया जो कि आपके वोकेब से, जो ग्रामर को मैंने आप 2 सेक्शन में डिवाइड किया था, एक सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो इंग्लिश को मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड किया था, एक ग्रामर और दूसरा वोकेब, ठीक है। तो ये वोकेब सेक्शन का है। आइडम जो कहावत या जो मुहावरे जिसको बोलते हैं उनकी बात कर रहा है। तो एक मुहावरा इंग्लिश में पूछा गया, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, हिंदी में मुहावरे सही से आते नहीं तो इंग्लिश में कहाँ से आएंगे, ठीक है, फिर भी पढ़ना तो है। तो लॉक, स्टॉक एंड बैरल, सॉरी, लॉक, स्टॉक एंड बैरल, ये आपको पूछा गया है। तो मतलब क्या होता है, लॉक, स्टॉक एंड बैरल का सेंस है यहाँ पे इस सेंटेंस में, ही हैज़ बीन प्रेसिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू मूव लॉक, स्टॉक एंड बैरल फ्रॉम दिल्ली टू बेंगलोर, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका सेंस आ रहा है एक पूरा सामान, पूरी पैकेजिंग, ठीक है, इस सेंस पे यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है लॉक, स्टॉक एंड बैरल को। मतलब ये यूके में यूज़ किया जाने वाला, बहुत कॉमनली यूज़ किया जाने वाला एक प्रोवर्ब है, मतलब कोई आइडम्स है, प्रोवर्ब को लो, एक बात एक ही है, ठीक है। तो इसका सेंस आता है इफेक्टिव पोर्शन ऑफ, जो बंदूक होती है, जो गन होती है, उसका एक इफेक्टिव पोर्शन होता है, मतलब कौन गन में कौन कौन सी चीज़ें इफेक्टिव होती है। तो उसी को इस ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में बोला जा रहा है कि कोई एक ऑफिस की बात हो रही है, किसी संस्थान की बात हो रही है। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा बी, ठीक है, एवरीथिंग बिलोंगिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी बिलोंगिंग्स है, ठीक है, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी बिलोंगिंग्स मतलब होते हैं वस्तुएं, पूरे सामान की बात हो रही है, उसको लेकर के लॉक, स्टॉक एंड बैरल, मतलब जो गन होता है, इफेक्टिव पोर्शन ऑफ गन, जैसे मैं बताया है ना, वो गन में ही लॉक होता है, उसमें स्टॉक होता है, जो राउंड होते हैं उसका, और बैरल होता है गन का ही, इस सेंस पे लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ें। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव। पेंट कवर द लॉक, अब इसको पैसिव बनाना है। पेंट कवर द लॉक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, टेंस की पहचान करें, साफ साफ दिख रहा है ना, एक्टिव वॉइस में है, कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं है यहाँ पे। तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ दो ही टेंस के सिंपल फॉर्म में होता है, जैसे कि पास्ट सिंपल में हो गया और प्रेजेंट सिंपल में हो गया। तो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है। तो कौन सा सेंटेंस का है, कौन सा टेंस का है ये जो सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल में है, ठीक है। पास्ट सिंपल का बना देते हैं, पास्ट सिंपल का देख लेते हैं। पास्ट सिंपल में क्या होता है कि वाज वर लगता है, वाज वर लगाए कि नहीं लगाए, तो तीनों में लगाए तो सी तो हो नहीं सकता है ना, तो हमारा आंसर क्या होगा, डी यहाँ पे आंसर होगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि 2 चीज़ों में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, ए और डी में, ठीक है। 2 चीज़ों में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, ए होगा कि डी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाय लगा है, दोनों में बस डिफरेंस यही है, यहाँ पे विद लगा है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे विद लगा है, ठीक है, यहाँ पे विद, यहाँ पे बाय। तो कन्फ्यूज़न की स्थिति क्यों होगी? फिर से वही बात जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, ये जो कवर्ड है वो एक सर्टन प्रीपोजिशन को लेकर के आता है, ठीक है। कवर्ड विद, कवर्ड बाय नहीं होता, कवर्ड विथ होता है, ठीक है। तो हमेशा मैं आपको कुछ ऐसे वर्ब्स बताऊंगा, वर्ब्स की आपको लिस्ट दूंगा, 10-15 ऐसे कुछ वर्ब्स हैं जो बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं हमारे कंपटीशन एग्जाम में, और हमेशा इसको पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको इसकी स्पेशली तैयारी करनी है ताकि आपको वॉइस बनाते समय किसी प्रकार की कोई परेशानी मत हो। बाकी चीज़ों को आप कर सकते हैं, आपकी लंबी प्रैक्टिस है, आपने एकेडमिक एजुकेशन में पढ़ा है, आपने 10th 12th 8th 9th में भी पढ़े होंगे, तो उससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बट यहाँ पे इस चीज़ों को थोड़ा सा गौर करना होगा, ठीक है। तो आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट, गिव द सिनोनिम ऑफ हैगार्ड। अब हैगार्ड का सिनोनिम्स क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखना है हैगार्ड का मीनिंग क्या होता है। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। हैगार्ड मतलब होता है जो कहना चाहिए थोड़ा सा टायर्ड हो, थका हुआ हो, ठीक,
तो थके हुए के सेंस में हैगार्ड का यूज़ करते हैं। इसका होगा इमिशिएटेड, ठीक है, इमिशिएटेड होगा। हैगार्ड मतलब होता है थका, सिनोनिम्स पूछ रहा है तो इमिशिएटेड मतलब भी एक कमज़ोर से लिया जाता है, जो कमज़ोर होता है, जो दुर्बल होता है उससे लिया जाता है, ठीक है। तो हैगार्ड का होगा इमिशिएटेड। चीट मतलब तो जानते ही हैं, धोखा, चीटिंग वाली बात। श्रूड, ठीक है, ये सी श्रूड, श्रूड मतलब होता है, कहना चाहिए जो समझदार हो, जो थोड़ा इंटेलिजेंट काइंड ऑफ हो, ठीक है, इसके सेंस भी यूज़ करते हैं। फिल्दी, फिल्दी एक नेगेटिव सेंस वाला वर्ड है। फिल्दी मतलब होता है जो अश्लील या गंदा, इस सेंस में यूज़ करते हैं ना, उधर तो होगा नहीं, तो यहाँ पे हमारा होगा इमिशिएटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कीमिंग, स्कीमिंग मेथड इज यूजफुल इन, ठीक है। स्कीमिंग अभी आपका कॉम्प्रिहेंशन का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना। इसको आपने एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। जो एजुकेशन जो टीटी की एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पे हम पढ़ते हैं स्कीमा करके। तो स्कीमा, स्कीमिंग और स्कैनिंग ये एक टर्म होता है ना। स्कीमा क्या होता है, स्कीमिंग, व्हाट इज स्कीमिंग, व्हाट इज स्कीमा, व्हाट इज स्कैनिंग, ठीक है। एक चीज़ें होती है। स्कीमा अपन यूज़ करते हैं किसी चीज़ टू गेट, मतलब किसी चीज़ की ओवरव्यू लेने के लिए, किसी भी मटेरियल के बारे टू गेट जनरल ओवरव्यू। किसी भी चीज़ के बारे में अपन एक जनरल व्यू लेना है, कि जो ओवरव्यू पाना है किसी मटेरियल को लेकर के, तो उससे उस सेंस में हम स्कीमिंग का यूज़ करते हैं। स्कीमिंग जो मेथड होता है, स्कीमिंग जो पद्धति उसकी यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके साथ एक और वर्ड आता है स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। तो ये बेसिकली लिया जाता है रीडिंग से, ठीक है। तो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी मटेरियल के बारे में अपने को ओवरव्यू लेना है तो हमको किस मेथड से मिलेगा, वो स्कीमिंग से मिलता है। तो रीडिंग, ठीक है, रीडिंग करके ही हम उसका जनरल ओवरव्यू ले सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है और थोड़ा डिफिकल्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा नॉन रिलेटेड टॉपिक कहना चाहिए, फिर भी आगे। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। रीअरेंज द फॉलोइंग इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है। मीनिंगफुल सेंटेंस में यूज़ करना है, बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाने वाला ये एक सेंटेंस है ना। आप लोगों ने देखा होगा, पाथ एंड ग्लोरी वाली बात है। तो सिंपल सी बात है, बहुत सुना भी होगा आप लोगों ने और देखा भी होगा, ठीक है। तो इसको मैं सीक्वेंस को जमा रहा हूँ। सबसे पहले क्या होगा, पाथ होगा, ठीक है, एक नंबर पे आ गया, ठीक है। अब पाथ ऑफ ग्लोरी, ये हो गया आपका नंबर 2 पे, ये हो गया आपका नंबर 3 पे, ठीक है। पाथ ऑफ ग्लोरी ही होता है। एक कोटेशन है, क्या कहते हैं उसको, कुछ ख्वाब दिखाने वाली बात होती है, ख्वाब दिखाए और अंत में मुंह की खा गए, इस सेंस में इसको लिया जाता है पाथ एंड ग्लोरी वाली बात को। तो वो बहुत कॉमनली यूज होने वाला ये एक सेंटेंस है, पाथ ऑफ ग्लोरी, ठीक है। तो देखिए, ये पहले नंबर पे पाथ, दूसरे नंबर पे ऑफ हो गया, तीसरे नंबर पे ग्लोरी, ठीक है। चौथे नंबर पे हम ले लेंगे लीड, ये आ जाएगा हमारा नंबर 4, ठीक है। पाथ ऑफ ग्लोरी, लीड। उसके बाद आ जाएगा हमारा बट, नंबर 6। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये हमारा आंसर होगा बी, ठीक है। 1 7 2 3 6 5 4।